के बालासोर हादसे के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस की सीटें एक बार फिर सुनाई पड़ी। ये सिर्फ एक सीटी भर नहीं बल्कि आपदा से जूझने के लिए न्यू इंडिया के संकल्प में मुनादी है। 21वीं सदी के सबसे भयंकर रेल हादसे का दर्द अभी ताजा है। चलती का नाम गाड़ी है और इसलिए महज 5 दिनों के भीतर कोरोमंडल एक्सप्रेस फिर चल पड़ी। लेकिन संघर्षों से जूझने का और चुनौतियों से पार पाने का जज्बा आया कहां से? कौन है जिसके दम पर भारत उठ खड़ा हुआ? जवाब है नरेंद्र मोदी। बालासोर रेल हादसे पर विपक्ष के सवाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष की उठी उंगलियां हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग के सुर है। लेकिन बालासोर हादसे पर कुछ गंभीर सवालों और कुछ राजनीतिक नूराकुश्ती के सवालों के बीच सच्चाई ये भी कि 2 जून की इस मनहूस शाम के बाद से सरकार ने एक्शन दिखाया। 3 ट्रेनों के हादसे के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पॉट पर पहुंचे। 3 जून को बालासोर में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने रेल अमले से लेकर शासन प्रशासन को हर स्तर पर अलर्ट कर दिया। नरेंद्र मोदी से पहले रेल मंत्री स्पॉट पर थे। अश्विनी वैष्णव बालासोर में 51 घंटे तक रुके। नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर दिल्ली से ओडिशा तक 2300 रेलवे स्टाफ ने राउंड द क्लॉक एक्शन करके रेलवे का बालासोर सेक्शन एक बार फिर ऑपरेशनल कर दिया। बालासोर रेल हादसे में चूक कहां है? कौन है जो अपनी ड्यूटी में लापरवाह रहा? कौन है जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? कौन है जिसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? 288 मौतों का कसूरवार कौन है? इन सारे सवालों के जवाब कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी और सीबीआई की जांच से सामने आएंगे। लेकिन जरा सोचिए, इस आपदा की घड़ी में पीड़ितों के आंसू पोंछने से ज्यादा सरकार से हिसाब बराबर करने की होड़ चल पड़ी है। अमेरिका में मौजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह बयान सुनिए, जहां वो बालासोर के बहाने राजनीति का तार छेड़ रहे हैं। उनसे आप कुछ भी पूछो, वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। आई रिमेंबर a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I am resigning. राहुल तो राहुल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को तो बालासोर हादसे में सरकार के ट्रिपल इंजन का भिड़ जाना नजर आता है। और ये सरकार तो कह रही है हमारे पास कई इंजन हैं, कई इंजन। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन, और देखो जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? उन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे वहां पर। कितने लोगों की जान चलेगी बताओ। अभी भी संख्या नहीं सही बता पा रहे हैं, और कहते थे ट्रेन में कवच है, कवच। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेल हादसे पर सरकार को घेरने पर एक अलग ही लेवल पर मौजूद है। बुधवार को ममता ने मृतकों के घर वालों को कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में बुलाकर मदद बांटने का सरकारी कार्यक्रम किया। मंगलवार को ममता ने ओडिशा में कटक में घायलों से मुलाकात की थी। 3 जून को ममता बालासोर रेल हादसे वाली जगह पर गई थी। ममता बालासोर रेल हादसे के बाद से खुद एक्टिव तो रही, लेकिन जितना उन्होंने मदद नहीं पहुंचाई, उससे ज्यादा ममता ने हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश की। 3 जून को बालासोर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में ममता ने ही सबसे पहले राजनीतिक सुर अलापा था। 3 जून को ममता ने पूछा कि हादसे का शिकार हुई ट्रेनों में एंटी कोलाइजन सिस्टम क्यों नहीं लगा था। ममता ने कहा था कि ये सिस्टम लगे होते तो हादसा नहीं होता। जब रेल मिनिस्टर इधर में है
तो मैं यही कहने चाहूंगा, आप देख लीजिए, इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है। अगर एंटी कल्यूशन डिवाइस लगाता था तो कोई इंसिडेंट नहीं होता। क्या एक मुख्यमंत्री जो कभी खुद रेल मंत्री रही, उन्हें जांच पूरी होने से पहले ऐसा बयान देना चाहिए था? रेलवे के एक्सपर्ट्स के मुताबिक एंटी कोलिजन सिस्टम भी बालासोर रेल हादसे को रोक नहीं सकते। सवाल ये कि बालासोर रेल हादसे पर राजनीति का ऐसा हंगामा क्यों है? क्या ये नरेंद्र मोदी से राजनीतिक हिसाब बराबर करने का मौका है? अगर रेलवे सिस्टम की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि बीते 9 साल में रेल व्यवस्था में बड़ा सुधार आया। 2030-2024 में रेलवे पर इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 2.4 लाख करोड़ है। रेलवे के 90% रूट्स पर विद्युतीकरण का काम पूरा हुआ। 2013-14 में प्रति 10 लाख ट्रेन किलोमीटर पर जहां 0.1 हादसे हुए, तो 2021-22 में 0.03 हादसे हुए। ऐसे में क्या बालासोर रेल हादसे के बहाने नरेंद्र मोदी की सरकार को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पीएम साहब गए, 3 केंद्र के मंत्री वहां रहे और विद इन 51 आवर्स सिर्फ लाइंस रिस्टोर नहीं हुई। जो भी था इंजर्ड, सब एवरीवन हैज एन अटेंडेंट, के लिए व्यवस्था की गई। तो देखिए, बहुत दुख की बात है कि इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करनी, वो जिसके बात के जिसको कह रहे हैं, जिसका इस्तीफा मांग रहे हो, 36 घंटे से वहां अपने पैरों पे खड़े हैं, वहां से निकले नहीं है। भाई साहब, ये कोई बात करने वाली है? और किसने इस्तीफा दिया, किसने नहीं दिया, मैं आपको क्या बताऊं। बालासोर रेल हादसा तो फिर भी गुंजाइश छोड़ता है कि मोदी सरकार से सवाल पूछे जाए, लेकिन जो लोग आज बालासोर के बहाने अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा गरमाते हैं, वो भारत में लोकतंत्र के खत्म होने जैसे आरोप भी लगाने से नहीं चूकते। जबकि राहुल गांधी ने जिस अमेरिका में मौजूद रहकर मोदी युग में भारत के संस्थानों पर हमले होने का आरोप लगाए, वही अमेरिका नरेंद्र मोदी के स्टेट विजिट को लेकर पलक पावड़े बिछाए। अमेरिका ने मोदी युग में भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने के आरोपों को खारिज किया, जबकि अमेरिका ऐसे मुद्दों को उठाने से चूकता नहीं। आप सुनिए भारत के लोकतंत्र पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का यह बयान। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves, and certainly I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away. And you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. But this visit is really about advancing what is now and what we hope will be a deeper, stronger partnership and friendship going forward. अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का भारत के बारे में बयान ऐसे ही नहीं आया। पिछले 9 साल में भारत में जरूर कुछ तो बदला है, और इस बदलाव में क्रांति की आहट है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मॉर्गन स्टैनले ने 2013 में मनमोहन सरकार के दौरान भारत को फ्रेजाइल 5 यानी 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में शुमार किया था। लेकिन उसी मॉर्गन स्टैनले की 29 मई 2023 की रिपोर्ट की हेडलाइन है, हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इन लेस देन अ डिकेड, यानी से एक दशक से कम वक्त में भारत में बदलाव आया। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि भारत उससे अलग है जो 2013 में था। 10 साल के कम वक्त में भारत ने सकारात्मक तौर पर वर्ल्ड ऑर्डर में जगह बनाई। भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसने लगातार वी शेप में रिकवरी करते हुए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि को एक पंक्ति में बताइए तो मैं ये कहूंगा कि व्यवस्थाओं में जो विश्वास समाप्त हो गया था, उस विश्वास को या जो विश्वास समाप्त हो रहा था, उस विश्वास को पुनः स्थापित करने में सरकार ने 9 साल में सफलता प्राप्त की है। मोदी युग और पहले की सरकारों में बदला क्या है? जवाब है कार्य संस्कृति। कार्य संस्कृति का यह बदलाव कैसे असर लाता है, इसकी बानगी किसानों को फसलों पर दी जाने वाली मिनिमम सपोर्ट प्राइस से लगाया जा सकता है। 2014-15 में ग्रेड ए धान पर 14 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी थी, जो 23-24 में बढ़कर के 2203 रुपए हो गई। अरहर दाल पर 2014-15 में 4350 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी थी, जो 2023-24 में 7000 रुपए हो गई। मूंगफली पर 2014-15 में 4000 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी थी, जो 2023-2024 में बढ़कर 6377 रुपए हो गई। नरेंद्र मोदी के शब्दों में पहले अटकाना, भटकाना और लटकाना सरकारी संस्कृति थी, लेकिन अब ये हालात बदल चुके हैं।
लोगों को लगना चाहिए कि थोड़ा बहुत काम चल रहा है। कांग्रेस की कार्य संस्कृति रही है कार्य को अटकाना, लटकाना और भटकाना। हिंदुस्तान में आपको हजारों ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे, वो शुरुआत कर देते थे ताकि पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए, फिर अटके पड़े रहते थे, लटके पड़े रहते थे और कभी कभी के तो भटक जाते थे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में 2013 के बाद के बदलाव में जिन 10 बड़े कदमों की बात की गई, उनमें इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन यानी काले धन की पैरेलल इकोनॉमी के खत्म होने से लेकर महंगाई पर कंट्रोल, डायरेक्ट बेनिफिट और एफडीआई पर फोकस करने जैसे कदम है। रिपोर्ट में 2021 के मुकाबले 2031 तक मिडिल क्लास की साइज बढ़ने और कम आय वाले परिवारों का दायरा घटने का प्रोजेक्शन है, मतलब लोगों की इनकम बढ़ेगी। रिपोर्ट कहती है कि इस दशक के अंत तक दुनिया में विकास में 5वां हिस्सा नए भारत का होगा। एक और नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के फॉर्मूले पर मुस्तैद रहते हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष की चुनौती इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि मोदी की बीजेपी राजनीतिक कार्यक्रमों में भी पीछे नहीं रहती। जिस धरती पर आप गए हो आज, उस धरती का ग्रोथ रेट 1.4% है। जहां से आप भाषण दे रहे हो और भारत के बारे में तमाम बातें करते हो, वहां का ग्रोथ रेट 1.4% पर खड़ा है और भारत आज 6.1 पर तो डिक्लेयर्ड है, प्रोजेक्टेड 7.2 पर खड़ा है। यह भी हमको ध्यान रखना है। मसलन बीजेपी इन दिनों नेताओं के टिफिन पर चर्चा करवा रही है। बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ऐसे एक टिफिन चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। 2024 से पहले ये एक तरह से राजनीतिक जंग है। विपक्ष के पास बालासोर जैसे हादसों को भुनाने का मौका मिल सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। उनकी खुद की लोकप्रियता भी दुनिया के सारे नेताओं में सबसे ज्यादा है। अमेरिकी रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के 1 जून के सर्वे में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की रेटिंग 76% है, जो दुनिया में सभी नेताओं के बीच टॉप पर है। बालासोर के दर्दनाक हादसे में उनके एक्शन ने बताया कि क्यों 9 साल से देश की बागडोर संभालने के बावजूद मोदी जनता की नजर में हीरो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।